अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। छठी हिजरी ईस्वी में मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग हुई। ये जंग खित्ते के हसूल के लिए हुई और इस जंग को 5 साल तक जारी रखा गया। मज़े की बात यह है कि इस जंग का इख्तिताम सूरज ग्रहण पर हुआ। मैं आपको हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ जहाँ पर दो कबीले लेडियंस एंड मेडीज आपस में 5 साल से जंग कर रहे हैं, लेकिन फिर सूरज ग्रहण होता है और सूरज ग्रहण एक बुरी निशानी के तौर पर सामने आता है। दोनों कबीले डर जाते हैं और आपस में सुलह कर लेते हैं। सूरज ग्रहण ने दोनों कबीलों की जंग को ख़त्म किया और उन्हें सुलह करने पर मजबूर किया। जब भी हम सोलर एक्लिप्स की बात करते हैं तो मुख्तलिफ तहजीबें तारीख में सोलर एक्लिप्स को, सूरज ग्रहण को बहुत शक की नज़र से देखती थीं। अमूमन ये समझा जाता था कि सूरज ग्रहण का मतलब है कि कोई बुरा काम, बुरा वाक़या रूनुमा होने वाला है। इसे बैड ओमेन का नाम दिया जाता था और इससे बचने के लिए इंसानों की और जानवरों की कुर्बानियाँ दी जाती थीं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ तहजीबें ये भी समझती थीं कि जब सूरज ग्रहण होता है उस वक्त खुदा आपस में लड़ते हैं, यानी उनका अकीदा ये था कि एक से ज़्यादा खुदा हैं और वो जब आपस में लड़ते हैं तो सूरज ग्रहण होता है। चाइनीज़ का ये ख्याल था कि ड्रैगन सूरज को खा जाता है और कुछ तहजीबें ये समझती थी कि शायद भेड़िए सूरज को खा जाते हैं। गर्ज ये कि सूरज ग्रहण के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ हमेशा से मौजूद रही हैं, लेकिन आज हम सूरज ग्रहण को साइंस की नज़र से देखने जा रहे हैं, क्योंकि सूरज ग्रहण 8 अप्रैल 2024 में हमारी ज़मीन के मुख्तलिफ मुल्कों को घेरने जा रहा है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सूरज और चांद तकरीबन एक ही साइज़ के महसूस होते हैं। सूरज चांद से 400 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन सूरज चांद से 400 गुना ज़्यादा फासले पर मौजूद है, दूरी पर मौजूद है। सूरज के दूर होने की वजह से उसका साइज़ कम होता है और हमें आसमान में सूरज का साइज़ और चांद का साइज़ बिल्कुल एक जैसा लगता है, लेकिन सूरज चांद से बहुत बड़ा है। जब चांद सूरज और ज़मीन के बीच में ऐसे आ जाए कि उसका शैडो, उसका साया ज़मीन पर पड़ना शुरू हो जाए तो उस वक्त सूरज ग्रहण हो जाता है। सूरज ग्रहण सोलर एक्लिप्स पार्शियल भी हो सकता है, यानी आपको सूरज का कुछ हिस्सा नज़र नहीं आएगा, चांद से कवर हुआ महसूस होगा, या पूरा का पूरा सूरज भी ग्रहण में जा सकता है, यानी उसे चांद कवर कर सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और आप इस तस्वीर से देख सकते हैं कि किस तरीके से सूरज और ज़मीन के बीच में चांद आ चुका है। ज़मीन का अमूमन छोटा हिस्सा सूरज ग्रहण की लपेट में आता है, यानी चांद का साया ज़मीन के एक बहुत छोटे हिस्से को कवर करता है। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि चांद तो ज़मीन के गिर्द हर महीने चक्कर लगाता है, ऑर्बिट करता है, तो फिर हर महीने सूरज ग्रहण क्यों नहीं होता? इसका जवाब बड़ा सिंपल है और वो जवाब ये है कि चांद की ज़मीन के गिर्द जो रोटेशन है, जो ऑर्बिट है, वो टिल्टेड है। उसमें 5 डिग्री, कुछ जगह पर 4 डिग्री और कुछ जगह पर 5 डिग्री लिखा गया है, उसका खम है। इसलिए बहुत कम ऐसा वक्त आता है और बड़े अरसे के बाद ऐसा वक्त आता है जब चांद सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाए, यानी कि वो एबनॉर्मल रोटेशन ले। पिछली मरतबा जो सूरज ग्रहण मुकम्मल तौर पर हुआ था किसी भी इलाके में ज़मीन के, वो 2017 में था और अब 2024 अप्रैल 8 को मुकम्मल सूरज ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में देखा जाएगा। अगर आप सूरज ग्रहण के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो बहुत सी अब ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसी ही एक एप्लीकेशन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं जिसका नाम है सोलर एक्लिप्स टाइमर्स। आप इसे सर्च कर सकते हैं गूगल स्टोर पर और इंस्टॉल कर सकते हैं। यह आपको सूरज ग्रहण के वक्त के बारे में
वो किस जगह हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है और उसके इवेंट्स क्या हो रहे हैं और उनका ताल्लुक साइंस से कैसे बनता है, उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देगा। इंसान बड़े अरसे तक ये समझता रहा कि अगर वो सूरज और चांद और ज़मीन की रोटेशन और ऑर्बिट को समझ ले तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है, वो अंदाज़ा लगा सकता है कि सूरज ग्रहण कब कब होगा और कहाँ कहाँ होगा। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि शायद ये थ्री बॉडी प्रॉब्लम नहीं है, यानी चांद, ज़मीन और सूरज का तखमीना लगाने से, उनकी रोटेशन का, उनकी स्पिन का, उनके ऑर्बिट का तखमीना लगाने से हम सूरज ग्रहण को बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बल्कि ग्रेविटी, बहुत छोटी जगहों से आने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स भी सूरज ग्रहण के वक्त को बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं दूसरे सियारों की, हम बात कर रहे हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट की, हम बात कर रहे हैं काइपर बेल्ट की, हम बात कर रहे हैं हीलियोस्फीयर की, यानी लाखों मुख्तलिफ किस्म के स्पेस रॉक्स, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स और प्लैनेट्स सूरज ग्रहण पर असरअंदाज होते हैं। इसलिए इसे थ्री बॉडी प्रॉब्लम की बजाय अगर हम मिलियन बॉडी प्रॉब्लम कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए सूरज ग्रहण का अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये सबसे पहले काम कर दिखाया 1715 में, जहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम है एडमंड हेले, उन्होंने लंदन में सूरज ग्रहण को एस्टिमेट किया, प्रिडिक्शन ली। उन्होंने कहा कि लंदन में इस वक्त पर इस जगह पर सूरज ग्रहण होगा, और मज़े की बात यह है कि उनकी प्रिडिक्शन काफ़ी हद तक ठीक भी साबित हुई। मैं इस वक्त आपको उनकी किताब भी दिखा रहा हूँ और उनके बड़े बड़े टेबल्स भी दिखा रहा हूँ। इन टेबल्स में आपको कैलकुलेशन नज़र आएगी जो कि उन्होंने ज़मीन, चाँद और सूरज की। उन्होंने इसे थ्री बॉडी प्रॉब्लम के तहत लिया और प्रिडिक्शन की। उनकी प्रिडिक्शन सिर्फ 4 से 5 मिनट के फासले पर थी। मैं आपको यहाँ पर वो तस्वीर भी दिखा रहा हूँ जो कि उन्होंने बनाई कि इस इलाके में लंदन के सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण सिर्फ 4 मिनट के फ़र्क से उसी इलाके में हुआ, यानी एरर अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 मिनट था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस वक्त जब नासा सूरज ग्रहण का अंदाज़ा लगाने के लिए कोशिश कर रही है, और वो कोशिश करती है और वो सेकंड्स तक सूरज ग्रहण के बारे में अब हमें इल्म दे सकती है, बता सकती है, तो वो 38,000 ओवरलैपिंग ऑर्बिट्स का पैटर्न मालूम करती है। 38,000 पैटर्न्स मालूम करती है, ऑर्बिटल पैटर्न्स को वो परखती है और फिर एस्टिमेट, प्रिडिक्ट करती है, अंदाज़ा लगाती है कि कहाँ पर सूरज ग्रहण होगा। इसके लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट्स तो हमारे पास हैं ही, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करने के बाद और इतनी ज़्यादा ताकत रखने के बावजूद हम सिर्फ 1000 साल तक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि सूरज ग्रहण कहाँ कहाँ पर होगा और किस किस वक्त तक होगा। 1000 से आगे फ़िलहाल हमें मालूम नहीं है। मैं आपको इस वक्त सूरज ग्रहण के जो सूरज ग्रहण का रास्ता है वो दिखा रहा हूँ, और आप देखें कि ये वो इलाके हैं जो आपको एक शाहरा सी नज़र आ रही है, सड़क सी नज़र आ रही है। ये वो इलाका है जहाँ पर सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को हमें मिल सकता है। लोग इन इलाकों में धड़ाधड़ जमा हो रहे हैं, क्योंकि ये मेक्सिको से शुरू हो रहे हैं। नीचे से अगर आप देखें, मेक्सिको से शुरू हो रहे हैं और फिर अमेरिका में जा रहे हैं, टेक्सास की रियासत से गुजर रहे हैं जो कि पाकिस्तान से बड़ी उनकी स्टेट है, और उसके बाद ये नियाग्रा फॉल की तरफ जा रहे हैं और कनाडा की तरफ पहुंच जाते हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर या तो पार्शल या फिर फुल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। आपको ये नक्शे नासा की वेबसाइट पर मिल सकते हैं। अगर आप सिंपल गूगल पर जाके नासा सोलर एक्लिप्स लिखें तो आपको जो सबसे ऊपर सर्च में वेबसाइट मिलेगी, उसमें ये सारे नक्शे मौजूद हैं। इन नक्शों को, इन इलाकों को जूम किया जाए तो हमें बीच में सर्कल्स नज़र आएंगे। आपको रोड के बीच में सर्कल नज़र आएंगे। ये वो इलाके हैं जहां पर इन सर्कल्स के बीच में आपको फुल सोलर एक्लिप्स नज़र आएगा, पूरा सूरज ग्रहण नज़र आएगा। अगर आप इन इलाकों में मौजूद हैं तो आपको दिन में रात होती हुई महसूस होगी, और उसके साथ साथ आपको वाइट लाइंस भी नज़र आ रही हैं जो कि हमें ये बताता है कि कितनी देर के लिए, घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए
कितने वक्त के लिए सूरज ग्रहण होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इन सर्कल से बाहर हैं तो आप पार्शियली सूरज ग्रहण देख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप दूर भी हैं इन इलाकों से तो आपको सूरज ग्रहण नज़र ज़रूर आएगा, लेकिन उसकी जो उसका एरिया होगा जो चांद कवर कर रहा होगा सूरज का, वो कम होगा। नासा की इस वेबसाइट पे आप बहुत से और चीज़ें भी देख सकते हैं, आप रिसर्च भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप लाइव भी सूरज ग्रहण को देख सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इस वेबसाइट में आपको ये भी बताया जाएगा कि इस इलाके में कब से सूरज ग्रहण शुरू होगा, जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, और कब टोटल एक्लिप्स होगा, कितनी देर टोटल एक्लिप्स रहेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्लिप्स ख़त्म होना शुरू होगा। तो आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको लाइव भी ये फ्यूचर में दिखाएगा, और उसके साथ साथ आपको स्टेटस देगा कि इस वक्त सूरज ग्रहण यहाँ पर है, इस वक्त सूरज ग्रहण यहाँ पर है, और उसके अलावा आपको उसके बारे में बहुत सी मालूमात भी देगा। मैं आपको एक और एप्लीकेशन की तरफ, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ सूरज ग्रहण के टाइमर की तरफ, इनकी भी वेबसाइट है, और यहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो आपको सूरज ग्रहण के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर आपको ये भी मिलेगा कि सूरज ग्रहण के दौरान कौन कौन सी रिसर्च की जाती है, सूरज ग्रहण के दौरान हम क्या ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, हम किन चीज़ों को देखते हैं आसमान में, और फिर उनसे हम क्या सीख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर किसी जगह पर भी इस वेबसाइट पर, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि पार्शियल सूरज ग्रहण होगा या फुल सोलर एक्लिप्स होगा। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें सूरज ग्रहण को क्यों नहीं देखना चाहिए, और सूरज ग्रहण से हम क्या साइंटिफिक स्टडीज़ हासिल करते हैं, किस तरीके से मदद होती है, और 2024 क्यों बेहतरीन वक्त है जब कि हम सूरज ग्रहण को देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिससे हम साइंस को बहुत ज़्यादा तरक्की दे सकते हैं। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में 2024 को नहीं होगा, इसलिए जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप बाहर के मुल्कों में हैं तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर पाकिस्तान में भी हैं तो मुस्तकबिल में अगर सूरज ग्रहण होते हैं तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कभी भी आपने सूरज को डायरेक्ट नहीं देखना, चाहे सूरज ग्रहण हो रहा हो या आप सुबह के सूरज की बात कर रहे हैं, शाम के सूरज की बात करें, कभी भी आपने सूरज की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना। उसकी वजह यह है कि सूरज से बहुत तेज़ रोशनी आती है, और वो रोशनी सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं होती, बल्कि वो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में भी होती है। और अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो हमें अल्ट्रा वायलेट UVA बैंड बहुत ज़्यादा उससे मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि सूरज से जब रोशनी हमारी आंखों में आती है तो दो किस्म की रेडिएशंस हमारी आंखों में दाखिल होती हैं, और हमारा जो आंखों के पीछे एक पर्दा है जिसे रेटिना कहा जाता है, उस पर इमेज बनाती हैं। पहली किस्म की रेडिएशन होती है जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं, लेकिन दूसरी किस्म की रेडिएशन बहुत ख़तरनाक होती है जो कि UVA स्पेक्ट्रम होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि हमारे रेटिना को डैमेज करती हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए आप सुबह के सूरज को देखें, या आप दोपहर के सूरज को देखें, या शाम के सूरज को, UVA हर वक्त आ रही होती है, और UVA अल्ट्रा वायलेट रेज जब आपकी आंखों पर पड़ेंगी तो वो परमानेंट लॉस कर सकती हैं आपकी नज़र का। इसलिए बहुत से साइंसदान ये कहते हैं कि आप सूरज ग्रहण देखते हुए भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात हम एक्सरे फिल्म की ऐनक बना लेते हैं, बाज़ औक़ात हम 2 ऐनकें लगा लेते हैं, बाज़ औक़ात हम कैमरे से देखने की कोशिश करते हैं, टेलीस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं, दूरबीन से देखने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ ख़तरनाक है। आपने सूरज ग्रहण के दौरान भी सूरज को नहीं देखना जब तक कि आपको पता ना हो कि सूरज को कैसे देखा जाता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आपने सूरज को थोड़े सेकंड्स के लिए भी देखा तो आपकी आंखों का लॉस होगा। वो लॉस आपको लॉन्ग टर्म में जाकर पता चलेगा, हो सकता है वक्ती तौर पर आपको महसूस ना हो। मैं आपको यहाँ पर आंखों की वो बीमारियां दिखा रहा हूँ, आप तस्वीर में देखें, जो कि सूरज को देखने से यानी अल्ट्रावायलेट रेज से होती हैं। ये वो सारी बीमारियां हैं जो कि आंखों को मुतासर कर सकती हैं अगर आप सूरज को डायरेक्टली देख रहे हैं। उसकी वजह
बड़ी सिंपल है, क्योंकि जिस भी आले का इस्तेमाल करेंगे वो सूरज की रोशनी को मैग्नीफाई करेगा, वो अल्ट्रावायलेट रेज को भी मैग्नीफाई करेगा। और जब मैग्नीफाई रेज आपके पर्दे से, आंख के पर्दे से टकराएंगे, रेटिना से टकराएंगे, तो उसे डैमेज कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लूज एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप मैग्नीफाइंग ग्लास से जिस तरह पेज को जला देते हैं क्योंकि उसको मैग्नीफाई करता है और वो साथ उसको फोकस भी करता है, तो आप सफ़े को जला सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सूरज की तरफ डायरेक्ट देखते हैं या किसी भी ऐसे आले से देखने की कोशिश करते हैं, तो आपके रेटिना पर बहुत शदीद असरात मुरतब हो सकते हैं। और ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि इसका शिकार हुए गैलीलियो। गैलीलियो ने पूरी उम्र दूरबीन का और टेलीस्कोप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापे में गैलीलियो को आँखों की बेनाई ना होने का सामना करना पड़ा। वो नाबीना हो चुके थे, और उनके नाबीना होने में हिस्टोरियन का ये ख्याल है एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट ये था कि वो सूरज को कई मर्तबा बग़ैर प्रोटेक्शन के देखते रहते थे, चाहे वो टेलीस्कोप के ज़रिए देखते थे या अपनी आँखों से ही देखते थे। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप सूरज देखने की बात करें तो आप स्पेशल किस्म की ऐनकें लें, वो ऐनकें जिनके अंदर फ़िल्टर लगे होते हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस को गुजरने नहीं देते। जो टेलीस्कोप आपको पीछे नज़र आ रही है, इस टेलीस्कोप के ज़रिए मैं एक अरसे तक सूरज को नहीं देख सका था। उसकी वजह यह थी कि मेरे पास वो फ़िल्टर नहीं था जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस को फ़िल्टर आउट कर सके। तो मैं रात को तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लैनेट्स और चाँद और दूर की कंस्टलेशंस देख सकता था, लेकिन मैंने कभी भी सूरज को नहीं देखा। और सूरज को देखने के लिए मैंने एक स्पेशल फ़िल्टर ऑर्डर किया जो कि इस वक्त यहाँ पर पड़ा हुआ है, और उसके ज़रिए वो मैं इसके सामने पहले माउंट करता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं सूरज को देख सकता हूँ। वही फ़िल्टर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये फ़िल्टर टेलीस्कोप के लिए भी होते हैं और दूरबीन के लिए भी होते हैं, कैमरे के लिए भी होते हैं। अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल से सूरज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं। आपने किसी भी डिवाइस के ज़रिए बग़ैर फ़िल्टर के सूरज को नहीं देखना, ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। हाँ, एक आसान तरीका सूरज को देखने का है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ़िल्टर मौजूद नहीं है, और वो है एक छोटी-सी एक्टिविटी। आप पिन होल कैमरा बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पिन होल कैमरे का एक डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके बहुत से डिज़ाइन हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको बहुत से डिज़ाइन मिलेंगे, जिसमें एक तरफ आपको नज़र आएगा कि खुला डब्बे का खुला हिस्सा है, दूसरी तरफ आपको पिन होल नज़र आ रहा है और उस पिन होल के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगी हुई है। इस पिन होल से जब आप देखेंगे तो बहुत कम अल्ट्रावायलेट रेज आप तक पहुंचेंगी, इसलिए आपकी आँख महफूज है। तो अगर आपने सूरज को देखना ही है तो आप इस किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं, और उसके ज़रिए बच्चों को, बड़ों को सूरज या सूरज ग्रहण दोनों दिखा सकते हैं। तो हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की, कि सोलर एक्लिप्स जब शुरू होता है तो सूरज आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो जाता है। जब सूरज घट रहा होता है उस वक्त आसमान पर मुख्तलिफ रंग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह मगरिब के टाइम आपको रंग नज़र आते हैं, बिल्कुल वैसे ही रंग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर में आसमान का रंग गहरा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर यह भी बता दूं कि टेम्परेचर कम हो जाते हैं और हवा भी अमूमन चलना कम हो जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सूरज ग्रहण जब होता है और आहिस्ता आहिस्ता चांद सूरज को कवर कर रहा है, तो अब कुछ जानवरों के बिहेवियर बड़े अजीब हो जाते हैं। हमें ये पता है कि घोड़े, कुत्ते और बहुत से जानवर अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देते हैं। परिंदे बैठ जाते हैं दरख्तों पर, वो उड़ते नहीं हैं। और उसके साथ साथ इंसानों में भी एंजाइटी आ जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि सूरज ग्रहण से कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन जब चांद सूरज को तकरीबन पूरा कवर करने के करीब होता है, तो उस वक्त एक स्पार्क सा नज़र आता है, और इस स्पार्क को कहते हैं बेलेस बीट। बेलेस बीट पहली मर्तबा बेले एक साइंसदान थे, उन्होंने देखे, इसलिए उनके नाम से आज तक इनको याद रखा जाता है। अब सूरज को पूरा कवर कर दिया है चांद ने, तो आपको सूरज की एटमॉस्फेयर नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपको बैकग्राउंड में रोशनी नज़र आ रही है, ये सन का कोरोना है।
और सन का कोरोना आपको यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। इसी में हम इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि इसको स्टडी करने के लिए साइंसदान बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स लेकर इंतज़ार में होते हैं। आप इस वक्त वक्ती तौर पर अपनी ऐनक उतार सकते हैं। जब पूरा सूरज को चांद ने कवर कर लिया तो आप अपनी ऐनक उतार सकते हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा चांद पीछे हटना शुरू होगा तो आपको ऐनक दोबारा लगानी पड़ेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त अगर गौर से देखा जाए तो आपको सूरज की बाउंड्री पर कहीं कहीं लाल रंग के बादल भी नजर आएंगे। ये जो बादल हैं इन्हें प्रोमिनेंस कहा जाता है और इन की जो जिंदगी होती है वो एक दिन तक हो सकती है। एक दिन तक आपको बाउंड्री पर हल्का हल्का लाल रंग बादल नजर आएंगे और फिर ये अपनी जगह से गायब हो जाएंगे, फिर किसी और जगह पर नमूदार हो सकते हैं। इन बादलों को अगर गौर से देखा जाए तो सूरज पर जो गैस है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, प्लाज्मा की शक्ल में है, वो जब सूरज से दूर निकलती है, जो लूप्स बनाती है, मैग्नेटिक लूप्स बनती हैं, वहाँ पर आपको ऐसे क्लाउड्स नज़र आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। देखें किस तरीके से कोरोना जो है वो शावर हो रहा है और उसकी एक लूप बनी हुई है और यही वो लूप है जो हमें लाल रंग की नज़र आती है। हम हिस्ट्री में अगर चले जाएं तो वहाँ पर हमें सूरज की ग्रहण के दौरान मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें नज़र आएंगी। मैं आपको 1860 की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को देखकर आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे कि कोरोना की शक्ल बहुत मुख्तलिफ है और उसकी वजह यह है कि इस वक्त सूरज बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कोरोनल मैस इजेक्शन हो रही है। कोरोनल मैस इजेक्शन जब ये लूप सूरज से बाहर निकलती है उस वक्त नज़र आती है। तो इस वक्त सूरज बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इस वक्त प्लाज्मा सूरज से बाहर की तरफ निकल रहा है और कोरोनल मैस इजेक्शन होती है जो कि बाद का ज़मीन की तरफ भी आती है और ज़मीन पर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। 1868 में एक साइंसदान जिनका नाम है जुलियस जेनसन, उन्होंने पहली मर्तबा ऑब्जर्व किया एक सोलर इक्लिप्स में कि किस तरीके से हीलियम सूरज का हिस्सा है। उन्होंने एक स्पेक्ट्रोस्कोप ली और बहुत बड़ी स्पेक्ट्रोस्कोप थी और सोलर इक्लिप्स में इस कोरोना को गौर से देखा, सूरज की आबोहवा को गौर से देखा। ये वो वक्त था जब हमने ज़मीन पर हीलियम अभी दरियाफ्त नहीं की थी। ज़मीन पर 30 साल के बाद हीलियम को दरियाफ्त किया गया था, लेकिन सूरज पर हम हीलियम पहले ही दरियाफ्त कर चुके थे और मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से 1919 में मशहूर ज़माना आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी सूरज ग्रहण के दौरान टेस्ट किया गया। आइंस्टाइन का ये कहना था कि रोशनी जब भी दूर से आती है तो ग्रेविटी उसे बेंड करने पर मजबूर कर देती है। तो अगर कोई सितारा सूरज के पीछे है, हम सूरज ग्रहण में क्योंकि रोशनी कम होती है, आसमान नज़र आता है, उन सितारों को देख सकते हैं, हालांकि वो सूरज के पीछे हैं, लेकिन उनसे जो रोशनी आ रही है वो सूरज के गिर्द बेंड होती है और जब वो बेंड होती है तो हमें वो सितारे सूरज के ऊपर नीचे दाएं बाएं नज़र आते हैं, हालांकि वो सूरज के पीछे हैं। अगर हमें वो सितारे नज़र आ जाते हैं तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ठीक होगी जो कि कहती है कि रोशनी को ग्रेविटी असरअंदाज करती है, और अगर हमें वो नज़र नहीं आएंगे तो आइंस्टाइन की थ्योरी ठीक नहीं होगी। 1919 में एक एस्ट्रोनॉमर ने पहली मर्तबा सूरज ग्रहण के दौरान आइंस्टाइन की थ्योरी को परखा और हूबहू ठीक पाया, और उसके बाद आज तक हम जानते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरीज को हम मुख्तलिफ जावियों से और मुख्तलिफ तजर्बात से ठीक पा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब सूरज बिल्कुल चांद सूरज के सामने है, अब चांद ने आहिस्ता आहिस्ता हटना है। अब वो सारे फेजेस हमें रिवर्स में नज़र आने हैं जो कि हमने पहले देखे थे, इसलिए इन फेजेस में अब जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन हम शायद वो खुशकिस्मत कौम हैं जो कि सूरज ग्रहण को देख रही हैं। जो जो वक्त गुजर रहा है चांद ज़मीन से दूर होता जा रहा है। चांद ज़मीन से जैसे जैसे दूर होता जा रहा है उसका साइज कम होता जा रहा है। जब हम लाखों साल आगे चले जाएंगे उस वक्त चांद इतना दूर ज़मीन से जा चुका होगा कि उसका साइज बहुत छोटा होगा। अब वो सूरज के सामने आएगा भी तो वो पूरे सूरज को कवर नहीं कर सकेगा और मुकम्मल सोलर इक्लिप्स सूरज ग्रहण नहीं होगा। इसलिए उस वक्त अगर इंसानियत ज़मीन पर मौजूद रहती है तो वो सूरज ग्रहण को
कभी भी देख नहीं सकेगी जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं। उसके अलावा इस वक्त सूरज ग्रहण का होना साइंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त सूरज अपने सोलर मैक्सिमम पर है। सूरज का साइकिल 11 साल का होता है और उसके बाद उसकी पोलैरिटी चेंज होती है। मैं आपको यहाँ पर उसके साइकिल दिखा रहा हूँ जो कि तकरीबन 11 साल के बाद दोबारा शुरू हो जाते हैं। सूरज का ये साइकिल 2019 में शुरू हुआ और इसने 2030 में जाना है, और 2024 और 25 वो वक्त है जब सूरज की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होगी, और उसका अंदाज़ा हमें इस टेलीस्कोप से सूरज को देखते हुए भी होता है, क्योंकि सूरज पर आपको बहुत से ब्लैक स्पॉट्स मिलेंगे। और उसके अलावा सूरज से सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो हम इस बेहतरीन वक्त में हैं जब हम सूरज को स्टडी कर सकते हैं और सूरज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए साइंसदान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वो सूरज को स्टडी करें और देखें कि हमें सूरज से किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 और 9 अप्रैल के दरमियान मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, जो पाकिस्तान में रात होने के सबब दिखाई नहीं देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक साल के पहले सूरज ग्रहण का आगाज 8 अप्रैल की रात को होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में रात होगी। अलबत्ता मगरबी यूरोप, जनूबी अमेरिका और अटलांटिक समेत दीगर कई मुकामात पर सूरज ग्रहण दिखाई देगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर होगा, जबकि 11:17 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा और तकरीबन 4 मिनट तक जमीन पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा जाएगा। इस सूरज ग्रहण का इख्तिताम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:52 पर होगा। यूं तो यह सूरज ग्रहण पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूरज ग्रहण जानवरों के बिहेवियर्स पर किस तरह असरअंदाज होता है और कई जानवर सूरज ग्रहण के दौरान आखिर क्यों अजीबोगरीब हरकतें करते पाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत से रिसर्च पेपर की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूरज ग्रहण की वजह से जानवरों के रवैयों पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इस हवाले से सबसे पहला साइंस रिसर्च पेपर मैसाचुसेट्स में 8 अक्टूबर 1934 को मंजर-ए-आम पर आया, जिसे साइंसी कम्युनिटी के सामने 13 फरवरी 1935 को पेश किया गया, जिसका उन्वान था ऑब्जर्वेशंस ऑन द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स ऑफ अगस्त 31, 1932। इस रिसर्च पेपर में लिखा हुआ था कि अगस्त 1932 के सूरज ग्रहण के दौरान जैसे ही अंधेरा छाया तो बहुत सारे कॉकरोच अपनी बिलों से बाहर निकल आए। साइंसदानों के मुताबिक उसकी मुमकिन वजह ये थी कि कॉकरोच अक्सर रात के दौरान ही बाहर निकलते हैं, तो शायद इन्हें लगा कि रात हो गई है, जिसकी वजह से ये अपने बिलों से बाहर आ गए। रिसर्च पेपर में ये भी लिखा गया कि सूरज ग्रहण के दौरान शहद की मक्खियों का मुशाहिदा करने पर पता चला कि ये भी एक दूसरे से अजीबोगरीब तरह से पेश आ रही थी। इनके बिहेवियर से लगता था कि ये किसी किस्म की परेशानी का शिकार हैं और ये समझने से कासिर हैं कि इस सूरत हाल में क्या किया जाए। इस रिसर्च पेपर के शाया होने से पहले 1851 में होने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान स्वीडन में देखा गया कि चींटियों की कई अक़साम सूरज ग्रहण के दौरान जहां कहीं भी मौजूद थी वहीं रुक गईं और सूरज ग्रहण के ख़त्म होने पर फिर से चलना शुरू कर दिया। लेकिन ये रिसर्च कहीं भी पब्लिश नहीं हो सकी और कोई भी नहीं जानता कि सूरज ग्रहण के दौरान चींटियों ने इस तरह क्यों रिएक्ट किया। सूरज ग्रहण के दौरान जानवरों के इस अजीबोगरीब बर्ताव को समझने के लिए गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में की गई रिसर्च दिलचस्प हक़ाइक़ से पर्दा उठा रही है। इस रिसर्च की बुनियाद न सिर्फ बहुत ज़्यादा मुशाहिदात पर है, बल्कि साइंसदानों के पास बाकायदा तौर पर इन मुशाहिदात के सबूत भी मौजूद हैं। सन 1986 में दुनिया में बंदरों की एक ख़ास किस्म चिंपैंजियों पर रिसर्च करने वाली खातून साइंसदान जेन गोडेल ने यह मुशाहिदा किया कि सूरज ग्रहण के दौरान चिंपैंजीज बंदरों ने अजीबोगरीब तरह का रद्द-ए-अमल दिखाया। इनके मुताबिक सूरज ग्रहण के दौरान बंदरों की इस किस्म ने आसमान की तरफ देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आसमान को अचानक क्या हो गया है। याद रहे कि जेन गोडेल दुनिया भर में चिंपैंजियों के बिहेवियर को समझने में सबसे ज़्यादा काबिल साइंसदान हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के गुज़िश्ता 60 साल बंदरों की इस किस्म को समझने में गुजार दिए हैं। जहाँ चिंपैंजियों ने सूरज को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, वहीं बंदरों की एक और किस्म बेबून्स को भी परेशानी का शिकार देखा गया। नॉर्थ अमेरिका के एक मुल्क मैक्सिको में
1991 में विजिट्स पर हुई एक रिसर्च में देखा गया कि सूरज ग्रहण के दौरान विजिट्स ने अपनी आंखें बंद कर ली। इनका इस तरह रिएक्ट करना साइंसदानों की समझ से बाहर था, क्योंकि आमतौर पर ये रात के वक्त भी अपनी आंखें कम ही बंद करते हैं। चाइना में 2009 में होने वाली स्टडी ये कहती है कि सूरज ग्रहण के दौरान बहुत से परिंदों के बोलने और चहचहाने की आवाज़ों में फ़र्क पाया गया और इनकी आवाज़ें सूरज ग्रहण से पहले कभी सुनने को नहीं मिली। आवाज़ों में आने वाले बदलाव के साथ इन परिंदों के रवैयों में भी वाज़ेह फ़र्क महसूस किया जा सकता था। दिसंबर 1994 में मकड़ियों पर पब्लिश होने वाली रिसर्च में देखा गया कि मकड़ियों की एक खास किस्म वेविंग स्पाइडर्स ने सूरज ग्रहण के दौरान अजीब तरह का बर्ताव पेश किया। इस किस्म की कुछ मकड़ियों ने तो शिकार करने के लिए बनाए गए अपने ही जाल की शक्ल तब्दील करना शुरू कर दी, जबकि बाकी कुछ मकड़ियों को अपने ही जाल को तोड़ते और तबाह करते हुए देखा गया। साइंसदान फिलहाल तक नहीं जान सके कि सूरज ग्रहण के दौरान मकड़ियों ने आखिर क्यों इस तरह का बर्ताव किया। सन 2017 में नॉर्थ अमेरिका में होने वाले सूरज ग्रहण के दौरान जानवरों की बहुत सी स्पीशीज के बिहेवियर को देखा गया और सन 2020 में इस हवाले से एक पेपर पब्लिश हुआ जिसकी बुनियाद जानवरों की बहुत सी अक़साम के मुशाहिदात पर थी। ये स्टडी अभी भी जारी है और साइंसदान अब भी बहुत से जानवरों के रवैयों को समझने की कोशिश में मसरूफ है कि सूरज ग्रहण के दौरान आखिर जानवर हैरानकुन हद तक अजीबोगरीब तरह से बर्ताव क्यों करते हैं। इस स्टडी में कोलंबिया में मौजूद एक चिड़ियाघर रिवर बैंक जू में जानवरों की तकरीबन 15 स्पीशीज के बिहेवियर का मुतालिया किया गया। जानवरों की इन अक़साम ने सूरज ग्रहण के दौरान बुनियादी तौर पर 3 तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जानवरों की इन 15 अक़साम में से चंद एक ने, जिनमें ज्यादातर परिंदे जैसा कि तोते और लॉरिकेट बर्ड शामिल थे, इस तरह बर्ताव किया जैसे रात हो गई हो, जबकि जानवरों की ज्यादातर अक़साम ऐसी थी जिनमें तशवीश, गुस्सा और बेचैनी पाई गई, जिनमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र स्पीशीज ज़राफ़ा है। जानवरों की चंद एक अक़साम ऐसी भी थी जिन्हें इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा कि रीछ की एक खास किस्म, ग्रिजली बियर वगैरह। जानवरों की वो स्पीशीज जो सूरज ग्रहण के दौरान बिल्कुल नॉर्मल रहीं, इनमें ज्यादातर मैमल्स शामिल थे, लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ जानवर ऐसे भी थे जिनका रद्द-ए-अमल समझ से बाहर था। इन जानवरों ने इनमें से किसी एक तरीके से भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, जैसा कि कछुओं की एक खास किस्म गैलापागोस टॉर्टोइस के सभी कछुओं को 2017 में होने वाले सूरज ग्रहण के दौरान एक दूसरे से मिलाप करते हुए देखा गया। जैसे ही सूरज ग्रहण खत्म हुआ तो इन कछुओं ने आसमान की तरफ देखा और अपने अपने रास्ते चल दिए। साइंसदानों के मुताबिक ये अब तक का सबसे हैरान कुन रद्द-ए-अमल था और साइंसदान आज तक इसकी वजह मालूम करने में कामयाब नहीं हो सके कि आखिर कछुओं की इस किस्म ने ऐसा क्यों किया। इस रिसर्च में ये भी बयान किया गया कि चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों का रद्द-ए-अमल घरों में मौजूद पालतू जानवरों से कदरे मुख्तलिफ था, लेकिन जानवरों की जितनी भी अक़साम का मुशाहिदा किया गया, इनमें से तकरीबन 75% अक़साम ऐसी थीं जिन्होंने नाइट टाइम बिहेवियर का इजहार किया, यानी सूरज ग्रहण के दौरान इन जानवरों ने इस तरह रिएक्ट किया जैसे रात हो गई हो, जबकि दूसरा बड़ा रिस्पॉन्स बेचैनी, तशवीश और खौफ का इजहार था। सूरज ग्रहण के दौरान रेप्टाइल्स का रद्द-ए-अमल भी खासा दिलचस्प था। सूरज ग्रहण के दौरान कोमोडो ड्रैगन्स को बहुत ज्यादा एक्टिव देखा गया। यूं तो ये रेप्टाइल बिल्कुल इनएक्टिव तालाब के गिर्द धूप में आराम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सूरज ग्रहण की वजह से अंधेरा छाया तो उन्होंने पानी में दाखिल होकर बहुत तेजी से इधर उधर हरकत करना शुरू कर दी। इनमें बेचैनी, खौफ और गुस्से का उनसर वाज़ेह देखा जा सकता था। हैरानकुन तौर पर सूरज ग्रहण के ख़त्म होने के बाद ये जानवर पानी से बाहर आए और तालाब के किनारे फिर से आराम करने लगे। जानवरों के रद्द-ए-अमल की वसी रेंज को देखते हुए यूं तो जानवरों का ये रद्द-ए-अमल एक तरह से ना सुलझने वाला मुअम्मा लगता है और साइंसदान अब भी जानवरों के इस बिहेवियर को समझने की कोशिश में मसरूफ हैं, लेकिन साइंसदानों के पास काफ़ी हद तक इन रवैयों के पीछे मौजूद मुमकिना वजाहत मौजूद है। साइंसदानों के मुताबिक ये सभी जानवर सूरज ग्रहण के दौरान शायद वो कुछ सेंस करने की सलाहियत रखते थे जो इंसान नहीं कर सकते, और इसी वजह से शायद ये जानवर इस तरह का रद्द-ए-अमल पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि सूरज ग्रहण के दौरान फोटोसिंथेसिस का अमल मुकम्मल तौर पर रुक जाता है और उसे फिर से शुरू होने में कई घंटे लगते हैं। तो वो जानवर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मौजूदगी को सेंस करने की सलाहियत रखते हैं, वो इस दौरान होने वाली तब्दीली के मुताबिक रद्द-ए-अमल पेश करते हैं। ये जानवर शायद इसीलिए नाइट टाइम बिहेवियर का इजहार करते हैं क्योंकि मुमकिना तौर पर इन्हें लगता है कि रात हो गई है।
साइंसदानों के मुताबिक जानवरों के इस तरह का रद्देअमल पेश करने की एक और मुमकिन वजह आयनोस्फीयर में होने वाली तब्दीली भी हो सकती है। हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन के गिर्द 60 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के दौरान आयनोस्फीयर मौजूद है, जिसमें बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इन पार्टिकल्स को चार्ज और एनर्जी सूरज से आने वाली शॉ से मिलती है, लेकिन सूरज गिरन के दौरान ये शॉएं आयनोस्फीयर तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी बदौलत आयनोस्फीयर का दर्जा हरारत 3 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयनोस्फीयर से ज़मीन की तरफ मखसूस हवाएं चलती हैं, जिन्हें एक्लिप्स विंड्स के नाम से जाना जाता है। साइंसदानों के मुताबिक मुमकिना तौर पर एटमॉस्फेयर में होने वाली ये तब्दीली इन जानवरों पर असरअंदाज होती है, जिनमें हीट, हवा और दर्जा हरारत में होने वाली तब्दीली को भांप लेने की सलाहियत मौजूद होती है। और शायद इसी मुमकिना वजह के पेश नज़र जानवर इस तरह का अजीब व गरीब रद्द-ए-अमल पेश करते हैं। याद रहे कि साइंसदानों की तरफ से ये वजूहात मुमकिना वजूहात हो सकती हैं, और साइंसदान अब तक जानवरों के इस अजीब व गरीब रद्द-ए-अमल को समझने की कोशिश में मसरूफ़ हैं और किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। जानवरों के इस अजीब व गरीब रद्द-ए-अमल के मुतालिक आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।